एक दिन ऑथर एक कैफे में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने लेफ्ट में दो लड़कियों को बैठे हुए देखा। ऑथर ने देखा कि वो एक दूसरे के सामने काफी देर से बैठे थे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और लगा हुआ था। यानी वो एक दूसरे के सामने तो थे, लेकिन उनका ध्यान उनके स्मार्टफोन पर था। थोड़ी देर बात करते, फिर फोन को टेबल पर रख देते और 30 सेकंड बाद फिर फोन को यूज करने लग जाते। ऐसा होने पर ऑथर ने ऑब्जर्व किया कि आजकल लोग इतनी आसानी से क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों हमारा और आपका ध्यान एक जगह नहीं टिकता। इस तरह ऑथर ने बहुत से लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कोई अपने काम में फोकस नहीं था, तो कोई अपनी पढ़ाई में, तो कोई अपनी जिंदगी में, और बहुत सी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस के कारण लोग अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ऑथर ने इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से निपटने के लिए रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च किए, एकेडमिक स्टडीज करी और कई सारे डॉक्यूमेंट को खंगाला और सालों के डेडिकेशन के बाद ये पता लगाया कि आप अपने काम, पढ़ाई, रिलेशनशिप और जिंदगी में कैसे फोकस हो सकते हैं, कैसे आप इस डिस्ट्रैक्शंस को कम करके एक क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं और कैसे कम समय में बड़े गोल को अचीव करके एक प्रोडक्टिव इंसान बन सकते हैं। आज हम इस किताब हाइपर फोकस की 10 चैप्टर्स को डिटेल्ड में सीखने वाले हैं। अगर आपने इसे फोकस के साथ देख लिया तो ये आपके वक्त को फालतू की जगह बर्बाद होने से बचा लेगा, और अगर आपने एक चैप्टर भी मिस कर दिया तो शायद आप कभी फोकस्ड नहीं हो पाएंगे। चैप्टर नंबर 1, स्विचिंग ऑफ ऑटो पायलट मोड। एक दिन ऑथर क्रिस बैली एक टैक्सी में ट्रैवल कर रहे थे। उस टैक्सी के रेडियो में एक इंटरव्यू चल रहा था। उस इंटरव्यू में एक किताब का जिक्र हुआ। कुछ दिन बाद क्रिस के दोस्त ने एक ट्वीट करी जिसमें उसी किताब का नाम मेंशन था। इसका नाम बार बार मेंशन होने के कारण क्रिस बेली ने इसे खरीदने का फैसला कर लिया और ये सारा प्रोसेस ऑटो पायलट मोड में हुआ। अब इसका क्या मतलब है? ऑटो पायलट मोड में हम वो काम करते हैं जिसके बारे में हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, यानी ये एक्सटर्नल पुश होता है। और क्रिस ने इस मोड में कई सारी किताबें खरीद लाई थी और इस बात पर गौर नहीं किया कि वो वाकई में उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी या फिर नहीं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, तो हमें इसका जवाब आगे मिलेगा। ऑथर लिखते हैं कि आपके दिन का ज्यादातर वक्त ऑटो पायलट मोड में बीतता है, जैसे ब्रश करना, कपड़े बदलना, ब्रेकफास्ट करना और सोना। इन कामों में हम ज्यादा गहराई से सोचते नहीं हैं, बस ये एक तय वक्त पर हो जाता है। मगर एक चीज ऐसी है जिसे आपको ऑटो पायलट मोड में नहीं रखना चाहिए, और वो है आपका अटेंशन। आपका अटेंशन किस चीज पर है, इस बारे में आपको गहराई से सोचना होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि हम आमतौर पर अपना अटेंशन ऑटो पायलट मोड में रखते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी ने हमारी तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट की होती है तो हम ये देखने के लिए जांच करते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, फिर ये पढ़ने के लिए क्लिक करते हैं कि पोस्टर में हमारे बारे में क्या कहा गया है। यानी अब तक हमारा अटेंशन किसी और के कंट्रोल में होता है। कॉन्शियस डिसीजन लेने के बजाय ऑटो पायलट मोड में गुजर जाता है और अंत में कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन 30 सेकंड के एक एक्सरसाइज से आप इनको टैकल कर सकते हैं कि मोटे तौर पर आप अपना कितना समय जानबूझकर और सच्ची नियत के साथ खर्च करते हैं, और ये तय करते हैं कि आज आप क्या करना चाहते हैं, उस काम को कब करेंगे। ऑथर लिखते हैं कि ऑटो पायलट मोड की मदद से हम अपने काम और जिंदगी में रफ्तार पा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उन कामों में हमारा डीप अटेंशन होना चाहिए। हम उसे क्यों कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा, हमें इसका क्लियर जवाब पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 2, द 4 टाइप्स ऑफ टास्क। मान लेते हैं कि आपको ऑनलाइन एक जीन्स खरीदनी है। आपने अमेजॉन का ई-कॉमर्स वेबसाइट खोला और 1 घंटे बाद जीन्स के साथ साथ शूज, टी शर्ट और स्मार्ट वॉच ऑर्डर कर दिए। इसका मतलब हुआ कि आपका अटेंशन सिर्फ जीन्स खरीदने में नहीं था। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी नजर अमेजॉन की लैंडिंग पेज पर पड़ी, फिर उस पेज पर पड़े प्रोडक्ट्स ने आपके अटेंशन को ग्रैब कर लिया, यानी आपके अटेंशन को उसने अपनी तरफ खींचा। और आपका अटेंशन एक चीज पर ना होने के कारण आपके पैसे उस जगह खर्च हो गए जो आपके लिए सबसे जरूरी नहीं थी। तो सोचे कि अगर इस इग्नोर होने वाली आदत को जल्द से जल्द रोका ना गया और इस बारे में खुद को एजुकेट नहीं किया जाए तो ये आपकी बाकी की जिंदगी में कितनी बर्बादी ला सकती है। इसे समझने और कम करने के लिए ऑथर ने 4 तरह के टास्क को एक्सप्लेन किया है, जिसकी मदद से हम अपने काम की सर्वे कर पाएंगे। पहला है नेसेसरी वर्क। ऐसे टास्क जो अनअट्रैक्टिव लगते हैं फिर भी प्रोडक्टिव होते हैं, जैसे टीम मीटिंग्स, क्लाइंट डील्स। इस तरह के टास्क के लिए खुद को पुश करना पड़ता है। दूसरा, अननेसेसरी वर्क,
ये टास्क अनप्रोडक्टिव और अनअट्रैक्टिव होते हैं, जैसे डेस्क पर फैली पेपर्स को एक जगह करना और रूम की सफाई करना। तीसरा, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। इसमें स्टिमुलेटिंग, अनप्रोडक्टिव टास्क और प्रोडक्टिविटी का जहर साबित होने वाले टास्क शामिल हैं, जैसे एक्सेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, न्यूज़ वेबसाइट्स, रील्स एंड शॉर्ट्स स्क्रॉलिंग्स, स्टॉकिंग गर्ल्स। ये सब लो वैल्यू प्रोवाइड करने वाले टास्क हैं। जब आप अटेंशन को मैनेज करना सीख जाओगे तब जाकर आप इस डिस्ट्रैक्टिंग वर्क से दूर हो पाओगे। और आखिर में चौथा, पर्पसफुल वर्क। इसमें वो टास्क शामिल है जिसके लिए आपको दुनिया में पैदा किया गया है, ऐसे टास्क जिसके लिए हम सबसे ज्यादा फोकस्ड हो सकते हैं, और वो हमारा पर्पसफुल वर्क होता है जो इम्पैक्टफुल होता है। आपको इस कैटेगरी में रहने के लिए ब्रेन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक क्रिकेटर का पर्पसफुल वर्क डेली प्रैक्टिस करना होता है। एक नीट, जेई मेंस और आईएएस एस्पिरेंट का टास्क अपने सिलेबस को कवर अप करना होता है। एक आर्मी का पर्पसफुल टास्क हार्ड ट्रेनिंग लेना होता है। एक बिलीवर का पर्पसफुल वर्क अपने गॉड की बताई हुई बातों पर अमल करना होता है। और ऑथर के मुताबिक एक परफेक्टली प्रोडक्टिव इंसान का फोकस नेसेसरी और पर्पसफुल टास्क पर होना चाहिए। आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एक टिप्स नोट करें। अपने टास्क को बताए गए 4 टाइप्स ऑफ वर्क में डिवाइड करें। यह सिंपल तरीका आपको बताएगा कि कौन सा काम किस कैटेगरी में आता है और वो कितना इम्पैक्टफुल है। फिर उस हिसाब से अपना अटेंशन उस वर्क पर दें। चैप्टर नंबर 3, द लिमिट्स ऑफ योर अटेंशन। हमारी फोकस करने की सलाहियत 2 मुख्य तरीकों से बाधित यानी कंस्ट्रेंड होती है। पहला, रिसर्च के मुताबिक हम एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साइकोलॉजी प्रोफेसर टिमोथी विल्सन ने इस बात का पता लगाया कि साउंड, साइट और सेंसेस के जरिए हमारा ब्रेन 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, और ये प्रोसेस सिर्फ 1 सेकंड में होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए कि हमारा ब्रेन कॉन्शियसली एक बार में सिर्फ 40 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और फोकस्ड कर सकता है। और इसलिए आपका सबसे पावरफुल टूल अटेंशन को पर्पसफुल वर्क के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, किसी चीज पर फोकस करने के बाद हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में उस इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा हिस्सा रोक कर रख सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस नामों को याद करें और कमेंट में लिखें। कुछ को 1 नाम याद होगा तो कुछ को 2 और कुछ लोगों को ज्यादा से ज्यादा 4 नाम याद होंगे। लेकिन ऑथर एक बार में 10 नामों को याद कर लेते थे। सवाल उठता है कि वो ऐसा कैसे करते थे। ऐसा करने के लिए ऑथर ने इन नामों को अपने दोस्त, मूवी कैरेक्टर और किसी स्टोरी के साथ जोड़ देते थे और उन्हें विजुअलाइज करके एक ग्रुप में कंबाइन कर देते थे। चैप्टर नंबर 4, मीट योर अटेंशन स्पेस। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और उसका रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रखने की वजह से फुल हो जाए तो एक वक्त पर आपका फोन हैंग करने लग जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने उसके लिमिट से ज्यादा उसे लोड दे दिया है। इसी तरह हमारा ब्रेन कॉन्शियसली एक बार में सिर्फ 40 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और फोकस कर सकता है। इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन का एक लिमिटेड अटेंशनल स्पेस है। अटेंशनल स्पेस का मतलब किसी एक्टिविटी पर फोकस करके उसे प्रोसेस कर पाने की हमारी मेंटल कैपेसिटी। जैसे किताब की एक पेज पढ़ी और उनका कितना हिस्सा आपके ब्रेन में स्टोर हो पाया, मतलब कि आपकी ब्रेन में जितना अटेंशनल स्पेस होगा आप उतना ज्यादा फोकस करके प्रोसेस कर पाएंगे। आपका एम ब्रेन के अटेंशनल स्पेस को बढ़ाना होना चाहिए। विदाउट डिस्ट्रैक्शन के साथ अपने नींद को पूरा करना 58% तक आपके अटेंशनल स्पेस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आप फोकस के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप सुबह उठते ही फालतू की इन्फॉर्मेशन को अपने अटेंशनल स्पेस में ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे न्यूज़, नोटिफिकेशंस और स्क्रॉलिंग, तो आप अटेंशनल स्पेस इंपॉर्टेंट वर्क करने से पहले भर जाता है और आप पूरे दिन डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं। इसे बचने का तरीका ये है कि जिस दिन आपको ये फील हो तो आप उन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लें ताकि अगली बार ये आपकी इंपॉर्टेंट वर्क में डिस्ट्रैक्शन ना बन पाए। चैप्टर नंबर 5, द कॉस्ट एड अप। एक रिसर्च में पाया गया कि एक टीनेजर इंस्टाग्राम की एक पोस्ट पर ऑन एन एवरेज सिर्फ 10 सेकंड स्पेंड करता है। उसके सिंगल स्वैप करने पर उसके दिमाग को हजारों चीजें स्टिमुलेट करने के लिए तैयार हो जाती हैं, जैसे अकाउंट किसकी है, स्टोरी में क्या है, etc। इस आदत में आपका दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। इसलिए जब आप किसी प्रोजेक्ट और स्टडी पर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो स्टिमुलेशन के कारण हम अपने काम को बीच में छोड़ देते हैं।
लेकिन क्रिस बैरी लिखते हैं कि अगर आप हाईली फोकस्ड होकर पढ़ना, लिखना और काम करना चाहते हैं तो अपने दिमाग को स्टिमुलेशन के लोअर स्टेट पर रखना होगा और वो काम करना पड़ेगा जो बाकी दुनिया को बोरिंग लगती है। जैसे ऑथर क्रिस ने एक दिन आईट्यून्स की पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ डाली, तो एक दिन वो घर गए और एक कटोरा लिया और उसमें 250 ग्राम चावल रखे। फिर उन्होंने उसे गिनना शुरू कर दिया। ऐसा करने पर उनका दिमाग लो स्टिमुलेट रहने लगा और 30 दिनों तक इस तरह की बोरिंग टास्क करने पर वो इंपॉर्टेंट कामों में फोकस रहने लगे। इसलिए अगर आपको पढ़ाई करना बोरिंग लगता है तो 1 से 2 दिन तक आप कुछ ना करें। कुछ ना करने का मतलब नो सोशल मीडिया, नो स्पोर्ट्स, नो चैटिंग, नो एक्सेस स्लीपिंग। फिर आप एक पेपर पर लिखें कि कौन सी एक्टिविटी आपकी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी, कौन सी चीज़ है जो आपकी मकसद के करीब ले जाने वाली है, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में कामयाबी नहीं पा सकते हैं। चैप्टर नंबर 6, यूज़ माइंडफुलनेस टू इम्प्रूव फोकस। ऑथर एक बार काम कर रहे थे, लेकिन काम में उनका ध्यान इधर उधर की बातों में भटक रहा था। तो उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए 2 आदतें अपनाई। पहला माइंडफुलनेस, दूसरा मेडिटेशन। ऑथर फ्रेश होकर रोजाना 15 मिनट की डीप ब्रीथिंग करते हैं और उस वक्त वो अपने सांसों पर फोकस करते हैं। और दूसरा, वो हर उन चीज़ पर अटेंशन देते थे जो वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, फिर उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को टारगेट कर पाते थे। बैली लिखते हैं कि आप एक सिंपल टास्क से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे बिस्तर ठीक करना, रूम साफ करना, बर्तन धोना और डेस्क क्लियर करना। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन हमारे वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी को बढ़ाती है, जिसकी वजह से हम और आप कॉम्प्लेक्स टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने के लिए वर्किंग मेमोरी की जरूरत पड़ती है। चैप्टर नंबर 7, मेंटेन योर फोकस। ऑथर बेली पूछते हैं कि क्या आपने सोचा है कि हमारा ध्यान आसानी से क्यों भटक जाता है? क्योंकि जब आपका टास्क आसान दिखाई देता है तो हम उसे करने के लिए बोरिंग फील करने लग जाते हैं, और जब काम मुश्किल होता है तो हमें स्ट्रेस होने लगती है। और दिमाग का भटकना इस बात की निशानी है कि आपका टास्क बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इन्हें कैसे मैनेज किया जाए। आप अपने टास्क को एक्साइटिंग बना सकते हैं और उसके लिए आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। जैसे मान लेते हैं कि आप एक वीडियो एडिटर हैं और आप महीनों से एक सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं और अब आप बोरिंग और स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे हैं, तो आप अपना पर्पसफुल वर्क के बारे में सोचें और एडिटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें और टास्क को हाईली इम्पैक्टफुल बना दें। इस बात का पता लगाने के लिए आप 21 दिनों तक एक मैनेजमेंट मैट्रिक्स क्रिएट करें और रोजाना फ्रेश होने के बाद अपने टास्क का जायजा लें और देखें कि आपका काम कितना इम्पैक्टफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड है। चैप्टर नंबर 8, माइंड वॉन्डरिंग। ऑथर क्रिस बैरी लिखते हैं कि मन का भटकना आपके लिए बुरा तब होता है जब आप हर एक चीज़ों के बारे में सच्चे इरादे के साथ नहीं सोचते हैं, यानी आप अपने इरादे और नीयत को डायरेक्ट कर सके तो मन का भटकना आपको फायदा भी पहुंचा सकता है। इंटेंशनल माइंड वॉन्डरिंग आपको क्रिएटिव बना सकता है। चलिए इसे साइंटिफिक वे में समझते हैं। जब भी आप किसी नई उत्तेजना का सामना करते हैं तो आपका दिमाग इस जानकारी को डॉट या बिट में स्टोर करता है। जब आप सीखते हैं तो आप नए बिट्स को उस बिट से जोड़ते हैं जो पहले से स्टोर है। मेमोराइजेशन टेक्निक्स में इसी प्रिंसिपल पर काम होता है। मान लीजिए कि आप एक आर्टिस्ट हैं और आप मोबाइल, टीवी और स्क्रीन पर पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और कॉमेडी से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो आप एक वक्त में काम में अनफोकस्ड हो जाएंगे, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए क्रिएटिव होना उसका पर्पसफुल टास्क है। इसलिए किसी भी इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने से पहले सवाल करें कि क्या मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ, क्या इसे पूरा करना जरूरी है, क्या ये मेरे वक्त, फोकस और एनर्जी के लायक है, क्या ये उसे रिलेट करता है जो मैं पहले से जानता हूँ, और क्या मैं ये करना चाहता हूँ। हाँ, रिलैक्सिंग के लिए हम एक लिमिटेड टाइम के लिए टीवी देख सकते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन तब बन जाएगी जब आप इस काम को अनइंटेंशनल तरीके से करेंगे। चैप्टर नंबर 9, रीसेट योर ब्रेन। ऑथर के मुताबिक फोकस्ड होने पर आपकी ब्रेन और बॉडी फ्यूल्स बर्न करती है, जैसे ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ये प्रोसेस बाई प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट, और ये जब ज़्यादा अमाउंट में जमा हो जाती है तो फिर तनाव यानी स्ट्रेस का अनुभव होने लगता है। लेकिन छोटे छोटे ब्रेक्स लेने पर आपका बॉडी इन सभी बाई प्रोडक्ट्स को सिस्टम से बाहर निकाल देता है। ब्रेक्स पर टी, कॉफ़ी, वॉकिंग, पेरेंट्स से बातें और डीप ब्रीथ ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी और आप पूरी कैपेसिटी के साथ काम पर लौट सकेंगे। चैप्टर नंबर 10, डिस्टेंस योर डिस्ट्रैक्शंस।
वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारा दिमाग लगातार ध्यान केंद्रित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दिलचस्प चीजों की तलाश में रहता है। इसलिए आपको किसी भी ऐसी चीजों से दूरी बना लेनी है जो आपके मेन टास्क से ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटेड हो। ये फिजिकल और डिजिटल दोनों रूप से होना चाहिए, वरना ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी। जैसे अगर आपको रील्स देखना पसंद होने लग रहा है तो अब इस रील्स को एक्सेस करने का रास्ता मुश्किल बनाएं। पहले ऐप हाइड कर दीजिए, डिलीट करें, और अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उस ऐप को वेब ब्राउजर पर ओपन करें। फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो बेसिक फोन रखें। इस तरह की आदत बिल्ड करने पर आप अपना मकसद वाला काम कर पाएंगे। आज की दुनिया में ऐसा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप एफर्ट लगाकर आदत बना लेते हैं तो आप करोड़ों लोगों को कंपटीशन से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ों लोग अपना सबसे कीमती अटेंशन फ्री में बेच रहे हैं। सो रीडर्स, आई होप आप इस किताब की मदद से समझ गए हैं कि टाइम मैनेज करने से ज्यादा अटेंशन को मैनेज करना पड़ता है। तभी आप एक फोकस्ड इंसान बन पाएंगे और जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। हमने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की डिफरेंस को समझा, फिर माइंड वॉन्डरिंग के बेनिफिट्स को डिस्कस किया, और लास्ट में हमने ब्रेन रीसेट करने के तरीके को जाना और डिस्ट्रैक्शन से बचने का फॉर्मूला समझ लिया। उम्मीद है कि आप इन्हें अपने टास्क में अप्लाई करेंगे और जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। सो इस बेस्ट बुक समरी को सभी जानने वालों के साथ शेयर करें और समरी को लाइक करें, और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए रीडर्स वैली को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट समरी में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।